सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। आप देख रहे हैं गोल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसमें गग्गर का मैदान और शेखावाटी प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम करेंगे उससे आगे 3 नंबर होगा और वो होगा नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। देखिए, नागौरी उच्च भूमि है। इसका नाम नागौरी उच्च भूमि क्यों है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जिला कौन सा होगा। केवल एक ही है और वो कौन सा है? नागौर। इसलिए नाम क्या हो गया इसका? नागौरी। ठीक है। उच्च भूमि ये क्षेत्र है, इसके पास में आपको पता है शेखावाटी प्रदेश है, लूनी बेसिन है, उससे ये ऊंचा है। तो कैसा जाएगा? उच्च भूमि। और समुद्र तल से आपको पता है 300 से लेके 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए, नागौर है, इसमें आपको देखना है कि क्या विशेषता होगी। तो पहले मैं एक बार नागौर को बना देता हूं। हम देख लेते हैं नागौर में। ये अपना नागौर है। अब देखिए कि नागौर है, नागौर की क्या क्या विशेषता होगी और वो विशेषता हो जाएगी नागौरी उच्च भूमि की। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे, और वो क्या होगा तो बताएंगे हम। 2 नंबर देखेंगे। पहला क्या होगा? ऊंचाई इसकी होगी ये 300 से लेके 500 मीटर। अगला होगा यहाँ पे क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है कि नागौर उच्च भूमि में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है और यही कारण है कि नागौर का जो भाग है ये बंजर है, अधिक है, यहाँ पे बंजर है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड नागौर उच्च भूमि में पाया जाता है, इसीलिए ये क्षेत्र बंजर है। लेकिन यहाँ पे जब सिंचाई होती है तो सभी प्रकार की फसलें आप पैदा कर सकते हैं। तीसरा आपको देखना है झीलें। इस क्षेत्र में आपको पता है कि झीलें आपको मिल जाएगी। जैसे आप बताओगे कि एक कौन सी है? नावा। और झीलें कैसी है? खारा पानी की झीलें। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाएगी? नागौर में। नावा हो गया। और यहाँ आपको ध्यान रखना है डीडवाना। डीडवाना है, डेगाना है, पास में कुचामन है। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे सांबर का क्षेत्र। सांबर झील सर्वाधिक कहाँ आती है? जयपुर में। कुछ भाग आता है अजमेर में और कुछ भाग कहाँ आता है? नागौर में। तो दोस्तों, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस क्षेत्र में? तो आप क्या बताओगे? नागौर क्षेत्र में, नागौरी उच्च भूमि में झीलें हो गई। फिर आपको देखना है नेक्स्ट विशेषता में हरे कबूतर। देखिए, इसकी एक विशेषता है नागौरी उच्च भूमि की। हरे कबूतर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं सर्वाधिक, और इसे हरियल भी कहते हैं। लेकिन नागौर में आपको पता है गांव है थावड़ा गांव, और एक आता है तिलोरा। तो नागौर के थावड़ा में और उसके पास में गांव है तिलोरा, वहां पर हरे कबूतर पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हरियल। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि गांव कौन सा है? थावला। और यहां पर आपको क्या मिलेगा? तो आप बताओगे हरे कबूतर। अगला आपको देखना है, यहां पे एक है कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी। और एक होती है बांका पट्टी। बांका पट्टी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जिले 2 हैं, नागौर प्लस एक कौन सा है? अजमेर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुबड़ पट्टी है क्या? दोस्तों, नागौरी क्षेत्र में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। कौन सा? फ्लोराइड। फ्लोराइड के कारण एक रोग होता है, उसका नाम है फ्लोरोसिस। इस रोग में क्या होता है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरोसिस रोग होता है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के दांत होते हैं वो जाते हैं पीले। तो आपने नागौर के व्यक्ति देखे होंगे, विशेषकर से डीडवाना है, डेगाना है, इस तहसील के, उनके दांत होते हैं वो
पीले हो जाते हैं। तो कारण क्या है? फ्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्या होता है कि जो हड्डियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस कारण जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी जो कमर होती है वो झुक जाती है। 2 बीमारी होती है फ्लोराइड से। तो आपको ध्यान रखना है। एक क्या होती है? वो होती है कुबड़। देखिए, कुबड़ अलग है और बांका अलग है। कुबड़ में क्या होता है, जो ऊपर ये वाला कमर वाला भाग है, यहाँ से कुबड़ निकल जाती है। आपने देखा होगा कुबड़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो वो कुबड़ पट्टी है। और बांका पट्टी क्या होता है कि जो कमर होती है वो झुक जाती है। आपने देखा होगा नागौर में दादी जी है वो बांके हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है? कमर झुक जाती है फ्लोराइड के कारण। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नागौर में सर्वाधिक जो फ्लोराइड है वो किस क्षेत्र में है? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो कहाँ पर मिलेगा आपको? डीडवाना में, और एक आपको ध्यान रखना है मकराना। डीडवाना और मकराना क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सर्वाधिक फ्लोराइड। दोस्तों मकराना तहसील में एक गांव है, उसका नाम है आसरवा गांव। आसरवा गांव, और यहाँ पे सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। अगर पूछे राजस्थान में कौन सा गांव है जहाँ पे सर्वाधिक फ्लोराइड की समस्या है, तो वो मकराना तहसील में नागौर जिले में आसरवा गांव है। तो ये हुआ फ्लोराइड, कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी किस जिलों में पाई जाती है? तो वो कौन सा है? नागौर और अजमेर। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको मकराना से याद करना है कि मकराना में क्या है? तो एक श्रेणी है, उसका नाम है मकराना श्रेणी। और आपको पता है यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है, सफ़ेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इतनी है कि जो भारत के स्मारक है वो इनसे बने हुए, जैसे आपने सुना का नाम विक्टोरिया मेमोरियल, लेकिन आपने ताजमहल का नाम जरूर सुना है। तो दोस्तों ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर का है, और वहाँ पे लगी हुई जो मार्बल है वो कहाँ की है? तो वो नागौर की है। नागौर में कहाँ की है? तो वो मकराना की है। इसके अलावा आपको पता है कि ताजमहल किसको देख के बनाया गया था? जग मंदिर को। जग मंदिर कहाँ है? पिछोला झील उदयपुर में है, तो वहाँ पर भी क्या होगी? सफ़ेद संगमरमर होगी। उसके अलावा आपको पता है कि अजमेर में एक है बारादरी, ठीक है, वो भी शाहजहां ने बनाई थी, तो आपको पता है वो भी किसकी है? मकराना श्रेणी की बनी हुई, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि नागौर जिले में जिप्सम पाया जाता है, और वो आपको पता है कि गोट मांगलोद क्षेत्र है, यहाँ पे अधिक निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना एक प्रदेश हुआ उप, और वो कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। उच्च भूमि क्यों कहते हैं? यहाँ का क्षेत्र है वो ऊंचा है अपने पास वाले क्षेत्र से। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम अर्धशुष्क प्रदेश पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, और इसमें नागौरी उच्च भूमि एक उपभाग था, वो हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट और अंतिम है इसमें, और वो है लोनी बेसिन। देखिए चौथा भाग है, और वो कौन सा है? लूनी बेसिन। इसे लूनी बेसिन या गोदवाड़ कह सकते हैं, गोडवाड़, इसे हम गोदवाड़ भी कह सकते हैं, गोदवाड़, क्योंकि ये पेपर में पहले आ चुका है कि वहाँ लिखा हुआ था गोदवाड़। गोडवाड़ या गोदवाड़ क्षेत्र, लूनी बेसिन। इसमें आपको दोस्तों देखना है कि लूनी बेसिन में जिले कौन कौन से आएंगे, इसकी विशेषता क्या होगी। देखिए इसका मैं एक मैप बना रहा हूँ, इस मैप से हम इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक जिला है और वो है पाली। यहाँ पर एक जिला होगा और वो कौन सा है? जालोर। कुछ भाग यहाँ पर जो लूनी क्षेत्र में आता है और वो किसका आता है? जोधपुर का। और कुछ भाग यहाँ पर आता है लूनी नदी क्षेत्र में और वो किसका आता है? बाड़मेर का। देखिए दोस्तों अजमेर जिला है और यहाँ पे नाग पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से एक नदी निकलेगी, नाम है इसका लूनी। राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होगी। पहले अजमेर में, फिर आएगी नागौर में और फिर कहाँ जाएगी? पाली में। पाली में प्रवाहित होगी, उसके बाद में कहाँ जाएगी? जोधपुर में। जोधपुर के बाद में बाड़मेर में और अंतिम रूप से जालोर में और बाद में कच्छ के रण में चली जाएगी।
नदी कौन सी है? लूणी है। अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से जालौर में और आपको पता है पाली में, ये वाला भाग अधिक है, और कुछ लगता है जोधपुर में और कुछ किस में आता है? बाड़मेर में। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो गोडवाड़ या लूणी बेसिन कहा जाता है कि गोड नामक जनजातियां पाई जाती थी, उसके नाम पर क्या हुआ है? गोडवाड़। दोस्तों यहाँ पर जो बोली है उसका नाम है गोडवाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है जालौर में और पाली में और कुछ भाग ये वाला बाड़मेर वाला, यहाँ पे जो बोली है उसका नाम क्या है? गोडवाड़ी। देखिए इस प्रदेश की जो विशेषता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए कि पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में नदियां आएगी, इसकी सहायक नदियां, ये आ गई बांडी, मुख्य बता रहा हूं आपको मैं, ये आ गई जमाई, ये आ गई सूकड़ी। दोस्तों इस क्षेत्र में बांध बने हुए हैं और वो आपको देखना है कि नदी कौन सी है? बांडी है, तो यहां पर एक बांध होगा, उसका नाम है हेमावास। नदी कौन सी? जमाई है, इसमें बना हुआ बांध है, पाली में है, और ये कौन सा है? जमाई बांध। अगली नदी कौन सी? सूकड़ी है, और इसमें जालौर में एक बांध बना हुआ है और बांध का नाम है बांकली। और जोधपुर में एक बांध बना हुआ है लूणी के ऊपर, इसका नाम क्या है? तो आप बताओगे जसवंत सागर, जसवंत सागर, और इसी का नाम है पिचियाक बांध। तो दोस्तों इस प्रदेश में सहायक नदियां हैं और वो क्या कर रही है? पास में जलोढ़ मिट्टी लेकर आ रही है और एक लूणी बेसिन बना रही है। लेकिन आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि नदी कौन सी है? बांडी, और बांध कौन सा है? हेमावास। एक ट्रिक आपको याद करनी है कि हेमा नाम की लड़की है और वो कैसी है? बांडी है। कहाँ की है वो? पाली की है, ऐसे याद कर लेना। हेमा कैसी है? बांडी है, तो बांडी से हेमावास। जमाई से आपको याद करना है जमाई बांध, जमाई पे। सूकड़ी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बांकली। तो एक लड़की कैसी है? सूकड़ी सी है, और वो कैसी हो गई है? बांकी हो गई है। और कहाँ की है वो? जालौर की। सूकड़ी नदी है, इसके पास में शहर कौन सा है? जालौर है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए नदी कौन सी है? बांडी है, और इसके पास में शहर कौन सा है? तो आप बताओगे पाली शहर। अब देखिए इस क्षेत्र में आपको देखना है कि ये वाला प्रदेश है पूरा का पूरा जालौर, और ये कौन सा है? पाली, और लगता हुआ बाड़मेर का क्षेत्र। यहाँ पर क्या है? मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, और नदी कौन सी आ रही है? इसकी सहायक नदी है लूणी की, इसे हम क्या कह देंगे? लूणी बेसिन। लेकिन इसे गोदवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है, और इस पहाड़ी का नाम है छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ। दोस्तों छप्पन की पहाड़ी कहाँ है? बाड़मेर में है। कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो आपको ध्यान रखना है सीवाना, सीवाना से लेके, और आपको बताना है मोकलसर, सीवाना से लेके मोकलसर तक छप्पन की पहाड़ियाँ हैं। और छप्पन की पहाड़ियों में एक क्षेत्र आता है, यहाँ पे गांव है पीपलूद, और यहाँ पे जो पहाड़ी है छप्पन की पहाड़ी, उसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी। और ये पहाड़ी छप्पन की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसलिए पीपलूद गांव को या हल्देश्वर पहाड़ी को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। दोस्तों अगर प्रश्न आए कि राजस्थान का छोटा या मिनी माउंट आबू किसे कहते हैं, तो हल्देश्वर पहाड़ी या पीपलूद गांव को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे छप्पन की पहाड़ियाँ हैं और सर्वाधिक ऊंची कहाँ मिलेगी आपको? हल्देश्वर में। और यहीं पर नाकोड़ा जैन मंदिर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जालौर और जो पाली का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको पता है कि मरुस्थलीय प्रदेश भी है और लवणीय भूमि पाई जाती है, उसे कहते हैं नहड़। क्या कहते हैं? नहड़। अगर पूछे कि नहड़ क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नहड़ क्षेत्र वो है जो जालौर और पाली में पाया जाता है।
और कैसा होता है, लवणीय भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, नहर कहा जाता है। बाड़मेर में यहाँ पर बालोतरा है जो इस नदी के पार्ट से नीचा है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाड़मेर में पंचभद्रा झील है। कौन सी झील है, पंचभद्रा झील। और जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। और दोस्तों इस क्षेत्र में जो जालौर है यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है, इसलिए जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो यह आपको पूरा ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में जिले कौन कौन से आते हैं, इसकी विशेषता क्या है, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी नदियां आती है। एक बार इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में देख लिया था। दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश में अपनी शब्दावलियाँ बच गई थी कि मरुस्थलीय प्रदेश में शब्दावलियाँ जो मुख्य हैं वो आती है पेपर में, वो एक एक करके आपको देखना है। और पहला है और वो होगा पलाया। देखिए मैं आपको शब्दावलियों के बारे में यहाँ बताऊंगा कि कौन कौन शब्दावली हैं, ठीक है। तो बोर्ड पर केवल आपको एक चित्र बना के समझा दूंगा। दोस्तों पलाया क्या होता है, देखिए कि मरुस्थलीय प्रदेश है और इस प्रदेश में रेत के टीले पाए जाते हैं। ये क्या है, रेत के टीले, जिन्हें हम दरियन कह सकते हैं, स्तूप कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब वर्षा होती है, वर्षा के समय इन स्तूपों से या आप कह सकते हैं इनके पास में जो पानी आता है वो एक जगह आके एकत्रित हो जाता है। वर्षा के दिनों में क्या होगा, जो पानी आएगा वो आके एक जगह एकत्रित हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक झील बन जाएगी। क्या बन जाएगी, झील। अब होता है क्या है कि मरुस्थलीय प्रदेश है, वर्षा जब होगी तो पानी आ जाएगा, लेकिन गर्मियों में क्या होगा, जो पानी है वाष्प हो जाएगा, ठीक है। तो झीलें कैसी हुई है, अस्थायी। अस्थायी जो अस्थायी झीलें होती है मरुस्थलीय प्रदेश में, उन्हें पलाया कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पलाया क्या है, अस्थायी झीलें। और कैसी होती है, खारे पानी की। अब जब वर्षा यहाँ होगी तो आपको पता है कि ये क्षेत्र है, लवणीय क्षेत्र है। जब पानी लवणीय भाग में आएगा तो खारा हो जाएगा, और खारे पानी की अस्थायी झीलें उन्हें कहते हैं पलाया। अब देखिए दूसरा, रण, ऐसे रण भी कहते हैं और इसे टाट भी कहा जाता है। ये मिलता जुलता है, लेकिन आपको देखना है कुछ अलग है इसमें। जब रेगिस्तान में जब वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे पानी आता है और वहाँ पे झील नहीं बनती है, केवल दलदल भाग बन जाता है। दोस्तों अगर आप गए हैं वर्षा के दिनों में बीकानेर में, बाड़मेर में, मैं गया था तो मैंने वहाँ देखा था कि वो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर आपको पता है कि मिट्टी है। जब थोड़ी बहुत वर्षा होगी तो पानी आके इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे दलदली भाग बन जाएगा। लेकिन अधिक पानी आता है, झील बनती है, लेकिन थोड़ा सा पानी आता है और दलदली भाग बन जाता है, या कह सकते हैं दलदल। रेगिस्तान में जो वर्षा के दिनों में दलदल बन जाता है पानी से, उसे क्या कहते हैं, रण या टाट कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए 3 नंबर, और यहां पर आपको देखना है पोखर या नाडी। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप जानते हो नाडी किसे कहते हैं, पोखर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे तालाब को। देखिए रेगिस्तान में जब बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, वहाँ पे जो तालाब होते हैं उन्हें नाडी कहा जाता है। वैसे आपको पता है कि नागौर में भी नाडी कहते हैं और इसे पोखर भी कहा जाता है। नेक्स्ट शब्दावली है दोस्तों, और वो है महरो। महरो, महरो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये बन रहा है ऐसा तालाब और यहाँ पे जल आके एकत्रित हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक तालाब बन जाएगा, नाडी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब गर्मी होती है उस समय ये पानी वाष्प होकर उड़ जाता है या जानवर पी जाते हैं, खाली हो जाती है पूरी पूरी नाडी या तालाब। लेकिन यहाँ पे बीच वाला भाग है, इस भाग में जब वर्षा का पानी आता है जब, तो साथ में उपजाऊ मिट्टी लेकर आता है और यहाँ पे मिट्टी आके एकत्रित हो जाती है। और मिट्टी कैसी होती है, काली होती है, उपजाऊ होती है, और इसे क्या कहते हैं, महरो। दोस्तों अगर हम मारवाड़ी में बोले तो गाढ़ो, ठीक है, और ये क्या है, महरो। ये आपको ध्यान रखना है। महरो किसे कहते हैं कि तालाब सूखने के बाद में जो उपजाऊ मिट्टी
पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मेरू। फिर आपको देखना है इससे आगे बाल सन। बाल सन क्या है दोस्तों, बाल सन में आपको ध्यान रखना है, बाल सन जो शब्द है वो दो के लिए प्रयुक्त होता है। एक क्या होता है कि यहाँ पे मानो कि पहाड़ियाँ या चट्टानें हैं और यहाँ पे जब वर्षा होगी तो पहाड़ियों या चट्टानों के पास में जो झील बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, बालसन। पहाड़ियाँ या चट्टानें हैं उसके पास में झील बनेगी उसे क्या कहेंगे, बालसन। एक क्या होता है कि जो पलाय झीलें होती है, जब पलाय झीलें हैं, कौन सी झील है, पलाया, जब ये सूख जाती है तो आपको पता है सूखने के बाद में ये पानी कैसा होता है, लवणीय होता है, लेकिन इसके आसपास का जो भाग है ये गीला रहता है। कैसा होता है, गीला। इसे भी क्या कहते हैं, बालसन। ये आपको ध्यान रखना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे हम शब्दावली और देखेंगे कौन कौन सी शब्दावली है जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट शब्दावली है और वो है डांड या टाड। देखिए डांड या टाड क्या होता है, तो दोस्तों आपको बताना है कि मरुस्थल में जो स्थायी झीलें होती है, कैसी होती है, स्थायी झीलें, उन्हें क्या कहते हैं, टाड या डांड कहा जाता है। वैसे पलाया क्या होती है, अस्थायी झीलें, खारे पानी की अस्थायी झीलें, वो क्या पलाया है, लेकिन स्थायी है। आपको पता है सर्वाधिक नागौर में पाई जाती है, डीडवाना है, नावा है, जितनी भी झीलें, सांबर झील है, उसे हम क्या कहेंगे, डांड या टाड। नेक्स्ट आपको देखना है 8 नंबर और वो है खड़ीन। दोस्तों इससे आपको चित्र याद करना है कि खड़ीन क्या होता है। मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो आपको पता है कि शुष्क खेती की जाती है। और जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहाँ तो वर्षा बहुत कम होती है। जब वर्षा हो रही है और किसान क्या करता है, जो अपना खेत होता है उस खेत में पानी को रोकने के लिए, ये मानो ये क्या बना हुआ है, खेत बना हुआ है। जब वर्षा होगी तो पानी अगर यहाँ पर आएगा, अगर आगे अवरोध नहीं है तो पानी आगे चला जाएगा, खेत से बाहर निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले पाली जिले में जो पालीवाल ब्राह्मण थे उन्होंने इस विधि को अपनाया और जो ढाल वाली जगह होती है वहाँ पे एक एनीकट बना दिया। आप देखोगे गांव में एनीकट बने होते हैं, या एक मेड बना दी है। जब पानी आएगा तो पूरा का पूरा के यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पानी एकत्रित हो गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, खेती कर लेंगे। माना कि यहाँ पे बाजरा कर लिया है या मूंग कर लिया है, कोई सी भी खेती कर ली है। जब यहाँ पे वर्षा होती रहेगी तब यहाँ पानी आके इकट्ठा होता रहेगा और फसल होती रहेगी। लेकिन आपको पता है मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कम होती है, तो यहाँ पे पानी एकत्रित है। जब वर्षा नहीं होगी इस पानी का यूज कहाँ ले लेंगे, इन फसलों में। तो ये क्या होती है, खड़ीन। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, पालीवाल, जो ब्राह्मण है, जो कहाँ के हैं, पाली के, उन्होंने किया था। और वर्तमान में कहाँ हो रही है अधिक, जैसलमेर में। अब देखिए इससे आगे अगला, और वो क्या है, कारवा या घासी। देखिए कारवा क्या होता है या घासी क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना है। दोस्तों जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है यहाँ पर क्या है, रेत के टीले बने होते हैं, ये टीले टीले बने होते हैं। देखिए अगर आप कभी गए होंगे बीकानेर, बाड़मेर में या जैसलमेर में, तो दोस्तों वहाँ पे रेत के टीले टीले हैं। मुख्य सड़कें हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो गांव जुड़े हुए होते हैं वो कच्चे रास्तों से जुड़े होते हैं। और कच्चे रास्ते कहाँ से निकलते हैं, टीलों के बीच से। तो आपको ध्यान रखना है, रेगिस्तान में जो रेत के टीले होते हैं और इनके बीच में जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, कारवा या घासी। प्रश्न कैसा बनेगा कि रेगिस्तान में रेत के टीले हैं, उनके बीच से निकलने वाला कच्चा रास्ता, जो ऊँटों के लिए, आपको पता है ना, ऊँट क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज। और आपको पता है इनके बीच में एक रास्ता होता है, उसे क्या कहते हैं, कारवा या घासी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन सी शब्दावलियां हैं। दोस्तों जितनी भी शब्दावली हैं ये सभी आपको याद करनी है, ताकि जब पेपर आए तो आपको पट्टी गिनने की ज़रूरत ना पड़े। आजकल पट्टियाँ होती नहीं है, आरसीसी होती है, इसीलिए। देखिए अगली शब्दावली है और वो है बजादा। बजादा क्या होता है, देखिए
आपको ध्यान रखना है कि बजादा किसे कहते हैं। दोस्तों रेगिस्तान क्षेत्र में अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता है हमने पढ़ा था मुक्त प्रदेश, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, जब वर्षा होती है तो पहाड़ी का पानी है वो नीचे आएगा और आके कहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। जहाँ इकट्ठा हो जाएगा उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बजादा। तो बजादा क्या होता है कि रेगिस्तानी प्रदेश में जो पहाड़ियाँ होती है, चट्टानें होती है, वहाँ से जब वर्षा काल का पानी आता है और एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं बजादा। अब देखिए इससे आगे नेक्स्ट, और वो कौन सा है, इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग दोस्तों, इनसेलबर्ग क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय प्रदेश में सीधी खड़ी चट्टान की आकृति होती है। क्या बताओगे कि कोई चट्टान है और उसकी आकृति कैसी है, एकदम सीधी है, तो उसे क्या कहेंगे, इनसेलबर्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि खड़ी रेगिस्तान में पाई जाने वाली चट्टाने को क्या बोलते हैं, इनसेलबर्ग। अब देखिए इससे आगे, और वो है गिरिपद या गिरिपाद, या आप कह सकते हैं पेडीमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय प्रदेश में जो पहाड़ियाँ होती है, मैं बता रहा हूँ पहाड़ियाँ, आपको पता है मरुस्थल में है, आपको पता है सिक्कर में हर्ष की पहाड़ी है, झुंझुनू में मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा छप्पन की पहाड़ी है बाड़मेर में, त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर में। तो दोस्तों पुष्कर में भी पहाड़ियाँ आपको पता है, और पुष्कर वाला अगला भाग है वो नागौर में आता है, वहाँ पर क्या मरुस्थलीय प्रदेश है। अब क्या होता है, जब गर्मी होती है उस समय आपको पता है कि वायु के साथ में रेत के कण आते हैं और वो पहाड़ के पास आके इकट्ठे हो जाते हैं, छोटा मोटा एक अवरोधी स्तूप बन जाता है पहाड़ के पास में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ी क्षेत्र, उसके पास में जो बालू का स्तूप आके बन जाता है, रेत का क्षेत्र बन जाता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गिरिपाद या पेडीमेंट। लेकिन जो बना हुआ स्तूप है वो क्या कहलाएगा, बालू का स्तूप, किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने 12 शब्दावली देख लिए और 13वीं है टांका। देखिए टांका क्या होता है, मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कम होती है, जब वर्षा होती है तो उस पानी को एकत्रित किया जाता है, छोटे छोटे हौद बने होते हैं, उन्हें टांका कहते हैं। पेपर में ऐसा आ सकता है कि वर्षा के जल को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि काम में आती है, तो टांका बना होता है मरुस्थलीय प्रदेश में। अगर आपने देखा होगा कि गाँव में जो गौचर होती है या जो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ बंजर भूमि होती है सरकारी, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि एक क्षेत्र बना देते हैं, ऐसा पूरा बना पक्का, और बीच में क्या होता है, एक हौद बना देते हैं। ये पूरा पानी किस में आ जाएगा, इसमें वर्षा का पानी हौद में, ये किसे क्या बोलते हैं, टांका कहा जाता है। अगला क्या होता है, तो एक होता है और कुई, और कुई का संबंध भी किससे है, तो आप क्या बता दोगे, वर्षा के जल संरक्षण से। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने आज उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में अध्ययन किया था, अब हम जो मध्य अरावली है उसका अध्ययन करेंगे। सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।